गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम गांधी और नेहरू के व्यक्तित्व और उनके विचारों की तुलना देख रहे थे। कहाँ समानता है और कहाँ असमानता है। अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो वास्तव में दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से कितना जुदा था। कहाँ महात्मा गांधी जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूरी तरह से रंगे हुए, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को दुनिया के लिए घातक समझते थे, दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए घातक समझते थे, और जो उनके विचार थे पूरी तरह से नैतिकता और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत। जब हम नेहरू जी की बात करें तो जहाँ गांधी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रंगे हुए थे, तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि नेहरू जी का जो पालन पोषण हुआ और विदेश में जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, तो ऐसा लगता है कि वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में रंगे हुए थे। दोनों के व्यक्तित्व इस तरह से एक दूसरे से अलग। लेकिन जब हम विचारों की बात करते हैं तो ऊपरी तौर पर, जैसा मैंने आपको बताया, कि वैचारिक दृष्टि से हमें लगता था कि असमानता थी, पर वास्तव में ही वो असमानता सिर्फ हम कह सकते हैं ऊपरी तह पर ही नज़र आती थी। जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो हमें कोई असमानता नज़र नहीं आती। और यही कारण है कि दोनों ने मिल करके देश की आज़ादी के लिए आंदोलन लड़ा। और गांधी जी ने अपने व्यक्तित्व की छाप किसी में नहीं देखी, नेहरू जी में देखी। और उनके ये शब्द कि मैं जब नहीं रहूँगा तो नेहरू मेरी भाषा बोलेगा, अपने आप में कितनी बड़ी बात है वो। और जीते जी उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी का ही चयन किया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दृष्टिकोण में हमें असमानता नज़र आती है, लेकिन समानता ही थी। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कुछ ऐसी बातें थी जहाँ स्पष्ट रूप से हमें दोनों में विचारों की असमानता नज़र आती थी और थी भी। किंतु उसके मूल भाव की जहाँ तक बात है तो नेहरू जी उसके मूल भाव यानी गांधी जी के मूल भाव को स्वीकार करते थे, और इसलिए वो असमानता हमें कह सकते हैं कि निरर्थक नज़र आने लग जाती थी। तो आगे हम और कुछ बिंदुओं पर देखेंगे। 3 पॉइंट्स हम देख चुके हैं। ये देखिए, अहिंसा की नीति पर उनके दोनों के दृष्टिकोणों में समानता और असमानता, और जो विचारों का जो दार्शनिक आधार था, और साधन और साध्य की पवित्रता के बारे में। अब देखिए, हम देखते हैं चौथा पॉइंट, धर्म के प्रति दृष्टिकोण। अब देखिए, धर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो मैं फिर वही कहूँगी कि धर्म के प्रति गांधी और नेहरू के दृष्टिकोण में हमें बहुत गंभीर भिन्नता नज़र आएगी। क्योंकि धर्म की जो व्याख्या गांधी जी ने की और धर्म और राजनीति को मिलाने की बात जो गांधी जी ने कही, वो क्या कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति मृत्यु जाल है। नेहरू जी की जब हम बात करते हैं तो नेहरू जी भी राजनीति में उदात्त आदर्शों, नैतिक मूल्यों को समाविष्ट करना चाहते थे, किंतु उसको धर्म नाम नहीं देना चाहते थे। क्यों नहीं देना चाहते थे? क्योंकि उनका वो समझते थे कि धर्म शब्द के प्रयोग से एक भ्रम पैदा होता है, और भ्रम पैदा होने के कारण उस शब्द का प्रयोग सांप्रदायिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। नेहरू जी फिर मैं कहूँगी कि तार्किक दृष्टिकोण से समझते थे। गांधी जी के विचारों में हमें तर्क नहीं, भावनाएं नज़र आती थी। और भावनाओं की दृष्टि से हम कहें तो गांधी जी धर्म को जो समझते थे, नेहरू जी भी वही समझते थे। कह सकते हैं कि शब्दावली की ही भिन्नता थी। गांधी जी ने भी धर्म से अभिप्राय कोई किसी संप्रदाय विशेष या धर्म का जो परंपरागत स्वरूप है उससे नहीं लिया था। धर्म से उनका अभिप्राय वही मानवीय मूल्य, अक्षुण्ण नैतिक आस्थाएं, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, ये मानवतावादी आदर्श थे। लेकिन फिर भी वो धर्म का प्रयोग करना चाहते थे। उन्होंने धर्म शब्द का ही प्रयोग किया, और धर्म शब्द का जो वर्तमान जो हम कहें जो उसकी व्याख्या है वो किसी संप्रदाय विशेष से। लेकिन गांधी जी फिर भी धर्म विशेष को के शब्द को ही प्रयोग करना चाहते थे धर्म और राजनीति को मिलाने के लिए, तो उसको उन्होंने धर्म ही नाम दिया। तो इस आधार पर कहेंगे कि डिफरेंस इस रूप में था। नेहरू और गांधी जी के मूल भाव दोनों के एक ही थे, लेकिन नेहरू जी धर्म शब्द के प्रयोग से उनको आपत्ति थी। ठीक है, और वो दोनों ही बिल्कुल पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करते थे, गांधी जी भी और नेहरू जी भी। और सारे धर्मों के प्रति दोनों का दृष्टिकोण बिल्कुल समान था।
अविधि के समान संरक्षण की बात करते थे। तो इस तरह से कहेंगे दोनों का फिर वही वाली बात मैं कह रही हूँ कि असमानता हमें ऊपरी तौर पर नज़र आती है, उसके भाव उसके गहराई में अंदर जाते हैं तो दोनों बिल्कुल एक ही थे, दोनों के विचार एक ही थे। पांचवा जो पॉइंट है, पश्चिमी और आधुनिक सभ्यता के प्रति दृष्टिकोण। देखिए यहाँ अगर हम कहेंगे तो जो मैं इतनी देर से 4 पॉइंट में मैंने आपको यही बताया कि ऊपरी असमानता नज़र आती है लेकिन समानता ही थी, अंदर से देखें तो दोनों के विचार एक ही थे, लेकिन इस दृष्टि से नहीं कहेंगे। ये जो पश्चिमी और आधुनिक सभ्यता के प्रति दृष्टिकोण की बात है तो हम कहेंगे कि नेहरू जी के दृष्टिकोण और गांधी जी के दृष्टिकोण में गंभीर मतभेद था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी जीवन सभ्यता को, पश्चिमी सभ्यता को और पश्चिमी जीवन पद्धति को बहुत खराब समझते थे। कहने की बात यह है कि अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में भी उन्होंने पश्चिमी जीवन पद्धति और उनकी संस्था और मूल्यों की बहुत आलोचना की है और पूरे विश्व को उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक ये पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक सभ्यता का हम अंधानुकरण करना बंद नहीं करेंगे तो विश्व को अनेक समस्याओं से मुक्त कर ही नहीं सकते। और इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर मानवता को स्थापित करना है, विश्व में शांति लानी है और तनाव से रहित करना है विश्व को, तो भारतीय संस्कृति ही श्रेष्ठ है। तो भारतीय संस्कृति में उनको विश्वास था। कहने की बात यह है, पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता में बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, क्योंकि वो कल्याण के लिए नहीं हो सकती। मानव कल्याण के लिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति ही कल्याणकारी हो सकती है। और कहने की बात यह है कि गांधी जी ऐसा समझते थे कि सीधी, सरल और आडंबर शून्य जो जीवन पद्धति है और भारतीय जीवन पद्धति है, वही मनुष्य का और पूरी दुनिया का कल्याण कर सकती है। अब बात करते हैं हम नेहरू की। नेहरू जी की अगर बात करें तो उनको तो पश्चिमी सभ्यता, उन पश्चिमी संस्थाओं, उनके मूल्यों, उनके जीवन पद्धति के प्रति विश्वास था, प्रशंसक थे, प्रशंसा के भाव थे। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वो विरोधी थे। भारतीय संस्कृति की भी अंतर्निहित जो क्षमताएं थी उससे वो परिचित थे और जानते थे कि समय के साथ आई विकृतियों ने इस संस्कृति को कमज़ोर कर दिया है और ज़रूरत है पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से कुछ अच्छी बातें हम लें और अपनी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है उसके पुरातन स्वरूप को प्राप्त करें। इसके लिए पश्चिम और आधुनिकता का हमें क्या करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए। किंतु नेहरू जी भी पश्चिम के अंधानुकरण के पक्षधर नहीं थे। हाँ, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नेहरू जी का जो दृष्टिकोण था, अतीत और वर्तमान, यानी हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसका अतीत का स्वरूप और वर्तमान, या ये कहें कि पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के मध्य समन्वय चाहते थे। ठीक है। आधुनिक जीवन पद्धति में जो आधुनिक जीवन पद्धति है उसकी खूबसूरती को लेना चाहते थे और भारतीय जो जीवन पद्धति है उसकी खूबसूरती को भी लेना चाहते थे। दोनों को मिलाकर एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति का निर्माण करना चाहते थे, तो जीवन पद्धति और सभ्यता का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका जो दृष्टिकोण था वो मैंने पहले कहा कि वैज्ञानिकता और बुद्धि परक था। ठीक है। और गांधी जी का दृष्टिकोण हमेशा ही नैतिकता, आध्यात्मिकता, आदर्शों पर आधारित रहा है। ठीक है। नेहरू जी यथार्थवादी थे। तो अब छठा जो पॉइंट है वो है औद्योगिकरण और यंत्रों के प्रति दृष्टिकोण। इसमें भी हम कहेंगे गांधी जी और नेहरू जी के विचार ऊपर वाले पॉइंट से भी आगे विरोधी थे। ठीक है ना। कहने की बात यह है कि जहाँ गांधी जी औद्योगिकरण और यंत्रों की सभ्यता के विरोधी थे, औद्योगिकरण के विरोधी थे, उनकी मान्यता थी कि यंत्रों का अगर अनियंत्रित विकास करेंगे, औद्योगिकरण करेंगे, तो साधन संपन्न लोग देश के अंदर, हम कहें किसी भी देश के अंदर साधन संपन्न लोग गरीबों का शोषण करेंगे। और विश्व में हम क्या देखते हैं कि जो इस दृष्टि से जो अग्रणी राष्ट्र होंगे वो अन्य राष्ट्रों का शोषण करेंगे। यानी कहने की बात यह है, ये औद्योगिकरण और यंत्रीकरण की जो सभ्यता है वो शोषण को बढ़ावा देगी, अन्याय को बढ़ावा देगी, दमन को बढ़ावा देगी। और इस आधार पर वो क्या कहते थे, कैसी औद्योगिक सभ्यता चाहते थे, वो ऐसी औद्योगिक सभ्यता चाहते थे जो श्रम पर आधारित हो, जिसमें श्रम का मूल्य हो, न कि पूंजी का।
और वर्ग सहयोग की वो बात करते थे। ठीक है, वर्ग सहयोग से मतलब अमीर और गरीब के बीच में सहयोग होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से, और इसलिए वो ये चाहते थे कि बड़े बड़े उद्योग धंधों के बजाय छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग धंधों का विकास हो। और क्यों हो? क्योंकि हमारे यहाँ प्रचुर जनशक्ति है, हमारे पास काम करने के लिए हाथों की कमी नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है मशीनों की। और अगर हम औद्योगिकरण मशीनीकरण को बढ़ावा देंगे तो हमें विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम तकनीकी दृष्टि से बहुत पीछे हैं। और इस तरह से जब मशीनें आएंगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। आज की स्थिति में हम देख ही सकते हैं बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, तो गांधी जी की बात तो हमें सच भी नज़र आती है। तो वो इस तरह की समस्याओं को भारत में नहीं लाना चाहते थे। लेकिन जब हम नेहरू जी की बात करते हैं तो उनका दृष्टिकोण, जैसे मैंने कहा, गांधी जी के तर्कों के औचित्य को स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे कि अब वो समय चला गया, अब हमें अधिकतम विकास करना है, औद्योगिकरण करना है। और गांधी जी इस बात को समझते थे, गांधी जी का जो दृष्टिकोण है, नेहरू जी इस बात को समझते थे कि गांधी जी का दृष्टिकोण है वो अनुचित नहीं है। अनेक बातों में हम कहेंगे उचित कह रहे हैं, किंतु अव्यवहारिक है। आज के युग में उनकी पालना संभव नहीं है। आज का युग औद्योगिकरण का, यंत्रीकरण का है, और विकास की दौड़ में हमें इनको अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए, गांधी जी की आत्मा फिर उनके पास है। वो क्या चाहते थे कि औद्योगिकरण को बढ़ाएं, लेकिन योजनाबद्ध विकास करें। ऐसी आर्थिक प्रणाली खोजें कि जो गांधी जी कहते थे ना कि शोषण नहीं हो, अन्याय नहीं हो, आर्थिक असमानता नहीं हो, तो नेहरू जी भी ये चाहते थे कि हम कुछ इस तरह से विकास करें कि लाभ जन जन तक पहुँचे। ठीक है, कुछ हाथों में आर्थिक शक्ति केंद्रीकृत नहीं हो, अनेक हाथों में हो। ठीक है, तो ये इस तरह से उनके भाव की बात हम करें तो दोनों, फिर दृष्टिकोण और भाव की बात करें तो नेहरू जी पर गांधी जी का प्रभाव आ ही जाता है। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है वह आर्थिक परिवर्तन के साधनों के प्रति दृष्टिकोण। अब ऊपर वाला जो पॉइंट है उसी से मिलता जुलता इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक परिवर्तन के साधन है उसमें भी हमें, जैसे ऊपर वाले दोनों पॉइंट में हमें मतभेद नज़र आए, इसमें भी हमें नज़र आएंगे। आर्थिक परिवर्तन कैसे किया जाए, इसके दो रास्ते थे उस वक्त, जो पॉपुलर रास्ते थे, पूंजीवादी और साम्यवादी। ठीक है, दोनों ही पूंजीवाद के विरोधी थे। गांधी जी ने भी विरोध किया और नेहरू जी ने भी पूंजीवाद का विरोध किया, किंतु पूंजीवादी नीतियों, पूंजीवाद के विरोधी होते हुए भी दोनों के जो साधन थे, दोनों की जो रणनीति थी, जो दोनों जिस पद्धति की बात करते थे, उसमें अंतर था। वो अंतर क्या था? गांधी जी पूंजीवाद की बुराइयों को दूर करने के लिए जो साधन बताते हैं, वो साधन कैसे हैं? वो नैतिक है, वो नैतिक साधनों पर निर्भर थे। किस तरह के नैतिक? जैसे वो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, वर्ग सहयोग की बात करते हैं कि दोनों अमीर और पूंजीपति के वर्ग के बीच में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू करेंगे, दोनों के बीच में प्रेम हो जाएगा, सत्याग्रह द्वारा प्रेम हो जाएगा। और कहने की बात यह है कि वो कहते थे कि ये जो शोषण की वृत्ति है पूंजीवाद की, हमें उस शोषण की वृत्ति को समाप्त करना है। हम ऐसा मतलब व्यवस्था में ऐसे साधन लाएंगे, ऐसा परिवर्तन लाएंगे सत्याग्रह द्वारा, ट्रस्टीशिप द्वारा, कि शोषण की वृत्ति ही समाप्त हो जाए और जो अमीर वर्ग है वो अपना धन समाज के कल्याण के लिए स्वतः ही लगाए अपनी इच्छा से। इस तरह की बात करते हैं। तो कहने की बात यह है कि आर्थिक परिवर्तन के जो साधन हैं गांधी जी के, वो आदर्श हैं, नैतिक है, व्यवहारिक नहीं है। ठीक है ना? नेहरू जी ने इस बात को स्वीकार किया। नेहरू जी भी पूंजीवाद, दोनों का मंतव्य तो एक है, दोनों का उद्देश्य एक है, पूंजीवाद का निराकरण। क्योंकि पूंजीवाद गरीबों को शोषण की वृत्ति है। पूंजीवाद में अमीर वर्ग द्वारा शोषण को बढ़ावा दिया जाता है गरीबों का। तो दोनों ही निराकरण चाहते थे। लेकिन नेहरू जी क्या चाहते थे, कैसे साधन चाहते थे? बात अंतर है तो किसका? साधनों का। तो नेहरू जी जो ट्रस्टीशिप, वर्ग सहयोग या जो हृदय परिवर्तन की बात
गांधी जी करते थे उस पर विश्वास नहीं था उनको। वो चाहते थे कि राज्य की शक्ति को इस तरह सकारात्मक दिशा दी जाए, ऐसा योजनाबद्ध विकास किया जाए और संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाए कि समाज के कुछ लोगों तक ही कुछ लोगों का ही हित नहीं हो, जन जन तक लाभ पहुँचे। वो जैसे मैंने ऊपर वाली बात कही, तो इसमें राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका ही हो सकती है और व्यक्ति नहीं, राज्य इम्पोर्टेंट है। राज्य द्वारा ऐसे कुछ कानून, ऐसी कुछ नीतियाँ बनाई जाएं कि आर्थिक जो हमारा जो मोटिव है, जो पूंजीवाद की बुराइयाँ हैं, वो हम राज्य में दूर कर सकें और आर्थिक समस्याओं का निराकरण कर सकें। तो इस तरह से हम कहेंगे कि दोनों के भाव एक ही हैं, दोनों चाहते एक ही हैं, किंतु आर्थिक परिवर्तन के जो साधन है उसमें दोनों में अंतर है। ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, राज्य की भूमिका, स्वरूप तथा लोकतंत्र पर विचार। अब यहाँ पर भी हम कहेंगे कि गांधी जी तो, जैसा मैं पहले कई बार कह चुकी हूँ कि स्वप्नदर्शी राम राज्य का जो उन्होंने सपना लिया, जो आदर्श, जो सिद्धांतों की, जो नैतिकता, आध्यात्मिकता की वो बात करते हैं, वो उनके व्यक्तित्व का न सिर्फ हिस्सा थी बल्कि पूरी दुनिया, पूरी जगत में वो उनको लागू करना चाहते थे। तो राज्य के प्रशंसक वो हो ही नहीं सकते। राज्य संबंधी विचारों में मैंने बताया भी था कि राज्य की भूमिका, उसके स्वरूप की उन्होंने बहुत आलोचना की। क्यों? क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि राज्य ही संगठित हिंसा का प्रतीक है। ये समाज और दुनिया में जो शोषण और हिंसा है उसका कारण राज्य है। इसलिए वो एक ऐसे कल्पना में एक ऐसे काल्पनिक समाज की कल्पना करते हैं जिसमें राज्य नामक सत्ता ही नहीं रहे, उसका हिंसक चरित्र तो क्या, राज्य नामक सत्ता ही नहीं रहे। और क्योंकि उनके लिए आदर्श जो राज्य व्यवस्था है, यानी आदर्श जो समाज व्यवस्था है, वो राज्य विहीन है, उसमें राज्य नहीं होना चाहिए। और वो ये कहते हैं इस आदर्श व्यवस्था में कि व्यक्ति का अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए। एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं स्वायत्तशासी, जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना के आधार पर अनुशासित होगा। ठीक है, ऐसी वो कल्पना करते हैं, लेकिन ये तो संभव नहीं है। गांधी जी भी इस बात को समझते थे कि ऐसी व्यवस्था तो स्वर्ग में ही स्थापित हो सकती है। तो फिर वो क्या करते हैं, उपादर्श राज्य की बात करते हैं। एक ऐसा राज्य जिसमें जो लोकतांत्रिक होगा, देखिए मैंने कहा लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक होगा, लेकिन जिसको उन्होंने उपादर्श नाम दिया, और उस राज्य में भी वो सत्य, अहिंसा, नैतिकता, इनकी बात करते हैं। आदर्शों से दूर नहीं जाते, वो इनकी बात करते हैं, लेकिन उनको उम्मीद है कि शनय शनय सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा, क्योंकि ये जो राज्य का स्वरूप होगा विकेंद्रीकरण के आधार पर होगा। विकेंद्रीकरण यानी केंद्रीकरण मतलब कुछ हाथों में पूंजी और सत्ता इकट्ठी होना, विकेंद्रीकरण मतलब पूरी समाज में फैलाना, अधिकाधिक हाथों तक पहुंचना। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। तो जैसे जैसे विकेंद्रित होती जाएगी, सुधार होता जाएगा, शनय शनय एक ऐसा समाज आएगा जिसमें वो कल्पना करते हैं कि वास्तव में उनके सपनों का राज्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में सुधारवादी प्रतिमान के रूप में लोकतंत्र को वो स्वीकार करते हैं और उसके लिए अनेक सुधार वो बतलाते हैं कि ये सुधार कर दिया जाए तो वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र की स्थापना उचित है। अब हम बात करते हैं नेहरू जी की। नेहरू जी क्या कहते हैं? नेहरू जी जो पहला दृष्टिकोण है गांधी जी का, जो राज्यविहीन, वर्गविहीन समाज की जो बात करते हैं, उस पर तो बात करने का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि गांधी जो नेहरू जी जैसे जो तर्क और वैज्ञानिक सोच वाले जो विचारक हैं, वो इस तरह की आदर्श राज्यहीन व्यवस्था के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो उसको तो वो सिरे से नकार ही देते हैं। बात जब दूसरी आती है उपादर्श राज्य की, तो उसमें नेहरू जी कुछ सहमत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचे, इस बात के लिए विकेंद्रीकृत हो। ठीक है, उपादर्श राज्य की। पर इसमें भी हम कहेंगे कि जो नेहरू जी का दृष्टिकोण है वो ये कहते हैं कि उसमें समाधान क्या है? समाधान जो गांधी जी ने जो पथ बतलाया वो नहीं है। नेहरू जी कौन से पद की बात करते हैं? वो कहते हैं कि जनता को जैसे जैसे हम शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे, संगठित करेंगे, तो शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। इसका समाधान ये नहीं है कि मतलब कहने की बात है कि शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सकता है,
और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है और राज्य को ऐसा बनाया जा सकता है, ऐसा संवेदनशील बनाया जा सकता है जो जनता के अधिकारों का सम्मान करे। तो गांधी जी तो राज्य के प्रशंसक कभी हो ही नहीं सकते किसी भी रूप में, लेकिन नेहरू जी ने राज्य की उस दृष्टि से बुराई नहीं की है और वो एक सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं और उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि गांधी जी और नेहरू जी का दृष्टिकोण एक दूसरे से काफ़ी अलग है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के एक हो जाता है कि नेहरू जी भी सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सत्ता और शक्ति और जो लाभ है राज्य का वो पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, और गांधी जी का भी उपादर्श राज्य उस विकेंद्रीकरण की ही बात करता है। ठीक है, और जिन पंचायतों की या जो स्थानीय शासन की बात गांधी जी करते हैं, नेहरू जी भी उसके समर्थक हैं। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि दोनों में समानता भी है। अब जो 9th पॉइंट है, राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रीयतावाद। अब देखिए, दोनों का ही दृष्टिकोण हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीयता का स्वरूप लिए हुए था और दोनों ही राष्ट्रवादी भी थे। ठीक है, राष्ट्र के प्रति प्रेम तो था ही था, लेकिन उन दोनों का ही राष्ट्रवाद अंधा राष्ट्रवाद नहीं था जो हिटलर और मुसोलिनी ने जिस तरह के अंध राष्ट्रवाद को फैलाया उसके समर्थक नहीं थे दोनों ही। और जो हमारी तो संस्कृति यही कहती है वसुधैव कुटुंबकम। राष्ट्रवाद को संकीर्ण और सांप्रदायिक आधारों पर उन्होंने परिभाषित नहीं किया, दोनों ने। और हमारे देश में जो सांस्कृतिक और भाषाई और धार्मिक भिन्नता है, दोनों इस बात को स्वीकार करते थे, लेकिन फिर भी उसको एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करते थे और भारत को एक राष्ट्रीयता के रूप में पिरोना चाहते थे। और वो ये समझते थे कि भारत एक राष्ट्र है इतनी विविधताओं के बावजूद। दोनों की इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वैचारिक दृष्टि से दोनों के दृष्टिकोण में समानता थी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, अंतर्राष्ट्रीयता की, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयता की जब हम बात करते हैं तो देखिए फिर गांधी जी का दृष्टिकोण जो है वो हमें आदर्शवादी और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत नजर आएगा। गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए किसकी बात करते हैं, अहिंसा की, सत्य की, ठीक है, और साध्य और साधनों की पवित्रता की, ठीक है, करते हैं वो। और जिस हम कहेंगे नेहरू जी भी वही कहते हैं, तभी तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और विश्व में पंचशील के सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतियों को शांति, न्याय और स्वतंत्रता, हस्तक्षेप, अनाक्रमण, मध्यस्थता के सिद्धांत दिए, नेहरू जी ने दिए जब देश के प्रधानमंत्री बने, पूरी दुनिया को दिए। तो इस दृष्टि से कहेंगे दोनों में काफ़ी समानता है, लेकिन जब अंतर की बात करते हैं तो अंतर अगर आता है तो गांधी जी के समान जो आदर्शवाद नेहरू जी में नहीं था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो सपना गांधी जी ने जिस लेवल, जिस प्रकाष्ठा तक पहुंचाया, नेहरू जी व्यवहारिक थे, यथार्थवादी थे। गांधी जी तो देखिए यहाँ तक कहते थे कि ऐसी विश्व व्यवस्था का स्वप्न देखते थे कि एक राष्ट्र आवश्यकता पड़ने पर मानव मात्र के हितों के लिए अपने अस्तित्व की भी बलि चढ़ा दे। यानी कहने की बात है कि मानवता पहले है और राष्ट्र बाद में। उस आदर्श स्तर को प्राप्त करना चाहते थे। कोई राष्ट्र किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए, तो कहने की बात यह कि जो गांधी जी का दृष्टिकोण था उसमें पूरे विश्व की मानवता की बात करते थे। एक राष्ट्र किसी और देश के मानव की रक्षा के लिए, तो पूरे विश्व को मिला रहे हैं। लेकिन जब हम नेहरू जी की बात करते हैं तो वो उस लेवल, उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचते। वो उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक है और उस व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर हम कहेंगे कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के लिए विश्व स्तर पर अनेक प्रयास किए और उनकी भूमिका को आज भी युग याद करता है। ठीक है, तो ये है राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद। गांधी और नेहरू के दृष्टिकोणों को हमने देखा। अब हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था।
अब इसमें भी हम कहेंगे कि दोनों के दृष्टिकोण में हमें समानता भी नजर आएगी और असमानता भी। जब हम समानता की बात करते हैं तो दोनों का वही वाली बात है कि भाव एक ही था, दोनों का जो हम कहें कि उद्देश्य जो साध्य था क्या था, एक ऐसा समाज जिसमें सब लोग समान हो, सबको न्याय मिले, छोटे बड़े, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। ठीक है, दोनों ही चाहते थे ऐसा समाज। व्यक्ति की गरिमा को स्थान दिया जाए। ठीक है, व्यक्ति गरिमा को, हर व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को स्थान दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि उस समाज व्यवस्था की, कैसी समाज व्यवस्था चाहते थे नेहरू जी और कैसी समाज व्यवस्था चाहते थे गांधी जी। इस तरह के समाज की स्थापना के लिए, किस तरह के समाज की स्थापना के लिए, जो अभी मैंने बताया कि ऐसा समाज जो सारे भेदभावों से मुक्त समाज हो, किस तरह कैसे स्थापित हो। और देखिए इसमें जो हम कहेंगे समानता की जो बात है, उसमें गांधी और नेहरू दोनों के दृष्टिकोण जो हम कहेंगे बिल्कुल अम्बेडकरवादी थे। दोनों ही ये समझते थे कि जब तक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती, राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मीनिंग नहीं है। क्या मतलब है इस बात का कि भले ही हमारा देश आज़ाद हो जाए, संविधान में हम मौलिक अधिकार और न जाने क्या क्या स्वतंत्रताएं हम दे दें, ठीक है, मतलब राजनीतिक रूप से हम कहें कि हम स्वतंत्र हो गए, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार मिल गया। ठीक है, मिल गया, संविधान में हमें संविधान द्वारा हमें मिल गया। यह है राजनीतिक स्वतंत्रता। कानूनी दृष्टि से आपको कोई बाधा नहीं, लेकिन सामाजिक, ये तो राजनीतिक लोकतंत्र हो गया। और सामाजिक लोकतंत्र क्या कहता है? सामाजिक लोकतंत्र कहता है कि जब तक समाज में ये भेदभाव समाप्त नहीं होंगे, अर्थ क्या, धन के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये जब तक ये भेदभाव समाप्त नहीं होंगे, तब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति कैसे उन पदों तक पहुंचेगा। तो ये ज़रूरी है। कहने की बात ये, इसलिए उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना निरर्थक है यदि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना न हो। यही अम्बेडकर ने कहा, यही नेहरू जी ने कहा, यही गांधी जी ने कहा। ठीक है, यहाँ हम कहेंगे दोनों बिल्कुल समान हैं। अब फिर बात आती है कि समाज का संगठन कैसा हो। गांधी जी कैसा संगठन चाहते हैं और नेहरू जी कैसा। अब इसमें कहेंगे दोनों के विचार फिर विपरीत। वही आधुनिकता और हम कहेंगे पाश्चात्य और पूर्वी सभ्यता का अंतर है, पुरातन और आधुनिक सभ्यता का अंतर है। गांधी जी के नेहरू जी के इस दृष्टिकोण में भी गांधी जी किसकी बात करते हैं? वो पुरातन वर्ण व्यवस्था को लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी क्षमताओं, हमारी भूमिकाओं का वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से हमारी पुरातन वर्ण व्यवस्था में जितना अच्छे से किया गया है, अगर उसको हम आधुनिक युग में लागू कर लें तो वो श्रेष्ठ समाज होगा। उससे समाज में आई विकृतियां अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन नेहरू जी क्या कहते हैं कि नहीं, पुरातन वर्ण व्यवस्था भले वो कितना ही पवित्र है, आज के युग में हम लागू नहीं कर सकते। कहने की बात यह है कि जो विकृतियां आ गई हैं उनको हमें दूर करना है, तो पुरातन वर्ण व्यवस्था के आधार पर संगठित करके हम नहीं कर सकते उनको दूर। अगर निराकरण करना है तो हमें जो जाति व्यवस्था और जो वर्णों की श्रेष्ठता, निम्नता, ये जो विचार है, तो हमें शिक्षा पद्धति लोगों को जागृत करके और ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, ऐसी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, ऐसा समाजवादी स्वरूप वाला देश बना करके ही हम उन्मूलन कर सकते हैं, न कि वर्ण व्यवस्था को लाकर। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी के वर्ण व्यवस्था के मूल विचार से सहमत होते हुए भी, मूल विचार मतलब अगर उसको जन्म से न मानकर कर्म से, क्षमताओं से मान लिया जाए, योग्यता से मान लिया जाए, तो कोई बुरी नहीं है व्यवस्था। नेहरू जी ने भी ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आज के युग में असंगत और निरर्थक, और अब हम अतीत में नहीं लौट सकते। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा। तो वही बात मूल रूप से हम कहेंगे कि अब हम निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं
कि गांधी जी और नेहरू जी के भाव जो है, व्यक्तित्व जो इंटरनल, जो हम कहेंगे अंतरात्मा में जो एक चाहत होती है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कैसा समाज हो, वो दोनों का एक ही था। लेकिन वो प्राप्ति के साधनों में दोनों में अंतर था। ठीक है। एक बार गांधी जी ने विश्वासपूर्वक कहा था कि जब मैं नहीं रहूँगा, ये मैं बता चुकी आपको, गांधी और नेहरू के मध्य वैचारिक और व्यक्तिगत संबंधों का निष्पक्ष आकलन ये स्पष्ट करता है, ये मैं लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर आपको कह रही हूँ, आकलन ये स्पष्ट करता है कि नेहरू को गांधी का अनुयायी तो माना जा सकता है, पर गांधीवाद का समर्थक नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, गांधीवाद के समर्थक नहीं थे, लेकिन व्यक्तित्व गांधी में जरूर हो गया था। देखो, ये अनुयायी वाली जो बात है, वो यही मतलब है मेरा। वस्तुतः वे गांधी के महात्मा सुलभ व्यक्तित्व और राष्ट्रीय आंदोलन में उनके महत्व को हृदय और श्रद्धा से स्वीकार करते थे, किंतु राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के मूलभूत प्रश्नों पर उनके गांधी जी से गंभीर मतभेद थे। यहाँ गंभीर मतभेद मतलब प्राप्ति के साधन है, कैसे प्राप्त किया जाए। किंतु गांधी जी की मृत्यु के पश्चात देखिए, ये जो साधन थे वो भी नेहरू जी के अंदर समाविष्ट होते चले गए, किंतु गांधी जी के पहले मतभेद थे, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में और जिस तरह का शासन नेहरू जी ने किया, उसमें ऐसा लगता है कि जो मतभेद थे वो बहुत कम रह गए, या ये कहें कि गांधी जी की अंतरात्मा ने जैसे नेहरू जी के अंदर प्रविष्ट कर लिया था। इसलिए कहा है, मैंने लिखा आपको लास्ट में, किंतु गांधी जी की मृत्यु के पश्चात शांति, अहिंसा, राजनीतिक गतिविधियों में नैतिक आग्रहों की सर्वोच्चता को नेहरू जी ने जिस दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ प्रसारित किया, उससे गांधी के नेहरू पर विश्वास का औचित्य प्रमाणित होता है। ये ऊपर वाली लाइन जो मैंने लिखी, जब मैं नहीं रहूँगा जवाहरलाल नेहरू मेरी भाषा बोलेगा, वो जो विश्वास था वो प्रमाणित हो गया बाद में। गांधी जी ठीक कहते थे। कहने की बात ये है, ये देखिए, गांधी और इंदिरा जी, नेहरू जी, और हमारी जो नेहरू जी में जो हम कहें कि जो कुछ नीतियों में उदारता थी, ये उदारता क्या मतलब, थोड़ा लचीलापन था, फ्लेक्सिबिलिटी, वो कठोरता इंदिरा गांधी ने ली, और वो नेहरू जी से भी ज़्यादा सफल प्रधानमंत्री साबित हुई। और इसी के साथ समाप्त होता है गांधी जी और नेहरू जी का आपसी जो विचारों का तुलनात्मक विवेचन। धन्यवाद।